आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 के सेक्शन बी स्ट्रक्चर क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में दो कॉलम्स गिवन है आपको। कॉलम्स ए में एक्शंस गिवन है और कॉलम बी में हमने ब्रांचेस लिखनी है इससे रिलेटेड। तो पहला वाला जो है वो फिल है कुकिंग बारबेक्यू। तो बारबेक्यू वगैरह है कुकिंग से रिलेटेड, आपको पता है हीट की रिक्वायरमेंट होती है और हीट और टेम्परेचर से रिलेटेड जो स्टडी होती है वो हम फिज़िक्स के ब्रांच थर्मोडाइनमिक्स में करते हैं। तो ये फिल है। नेक्स्ट जो है वो है टर्निंग द बल्ब ऑन। तो जब हम बल्ब को स्विच ऑन करते हैं तो बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करवा रहे थे। इलेक्ट्रॉन्स में आपको पता है नेगेटिव चार्जेस होती हैं, तो चार्जेस की मोशन वहाँ पे स्टार्ट्स हो जाती है। तो जब चार्जेस मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं। तो बेसिकली ये जो ब्रांच है इसकी स्टडी हम करेंगे, मतलब टर्निंग द बल्ब ऑन ये एक्शन है हमारा, और इसके रिलेटेड जो ब्रांच आ जाएगी वो आ जाएगी इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है राइडिंग अ बाईसाइकिल। बाईसाइकिल चलाना मीन्स कि हम उस बाईसाइकिल को मूव करवा रहे हैं, मोशन में लेकर आ रहे हैं। तो मोशन से जो रिलेटेड स्टडी होती है वो हम करते हैं मैकेनिक्स में। तो ब्रांच में हम लिख देंगे मैकेनिक्स। नेक्स्ट जो है वो लुकिंग फॉर जायंट गैलेक्सीज। तो गैलेक्सीज बेसिकली एक सिस्टम है लार्ज स्टार्स वगैरह का और प्लैनेट्स वगैरह का एक बड़ा सिस्टम है। तो ये जो प्लैनेट्स या स्टार्स है सब एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है। तो इसकी जो स्टडी है वो हम करेंगे फिजिक्स के ब्रांच एस्ट्रोनॉमी में या एस्ट्रोफिज़िक्स में। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एस्ट्रोफिज़िक्स। प्रोड्यूसिंग अ लाउड साउंड। लाउड साउंड प्रोड्यूस करना, तो बेसिकली साउंड के प्रोडक्शन वगैरह जो है और इसकी जो भी साउंड बिट्स की जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती है उसकी स्टडी हम करते हैं साउंड में। तो फिज़िक्स के ब्रांच साउंड में हम साउंड प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं या उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह स्टडी करते हैं। तो हम ब्रांच में लिख देंगे साउंड। डिस्क्राइबिंग एन एटम। एटम को डिस्क्राइब करना, एटम से रिलेटेड जो भी स्टडी होती है वो हम करते हैं एटॉमिक फिज़िक्स में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एटॉमिक फिज़िक्स। नेक्स्ट ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम अर्थ। अर्थ से जो एनर्जी हम ऑब्टेन करेंगे, हासिल करेंगे, तो अर्थ से रिलेटेड जो स्टडी होती है वो हम करते हैं जियो फिज़िक्स में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जियो फिज़िक्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। इसमें 3 कॉलम बने हुए हैं। एक में है फिजिकल क्वांटिटी, दूसरे में एसआई यूनिट और तीसरे में टाइप लिखनी है। तो यहाँ पे जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी हमने उसकी यूनिट लिखनी है और टाइप्स लिखनी है, मतलब जो जो मिसिंग है उस कॉलम को फिल करना है हमने। बेसिकली आपको पता फिजिकल क्वांटिटी जो है वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक बेस क्वांटिटी होती है, दूसरी ड्राइव क्वांटिटी होती है। बेस या फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी ड्राइव क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिसको आप किसी और क्वांटिटी में एक्सप्रेस ना कर सकें, और ड्राइव क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको हम बेस या फंडामेंटल क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो देख लेते हैं एम्पेयर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम किसी और क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते। तो ये जो बन जाएगा वो बन जाएगा आपके पास बेस क्वांटिटी। टाइप में आप बेस लिख देंगे और एसआई यूनिट जो है इसकी वो होती है एम्पेयर। तो हम जस्ट यहाँ पर इसका सैम्बल लिखेंगे तो ए। नेक्स्ट है आपके पास ऐसा यूनिट की मैंने इसमें मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब जो है वो आपको पता है कि अगर हम एक लेंथ कंसीडर करें तो मीटर, फिर दूसरी लेंथ कंसीडर करें, इस जगह 3 डायमेंशनल है तो आप इसकी जगह ये मतलब मीटर क्यूब जो है ये क्वांटिटी बन जाएगी वॉल्यूम। या वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है वो लेंथ, ब्रेथ और हाइट
तो इन दोनों को भी हम लेंथ में एक्सप्रेस कर सकते हैं। बेसिकली ये लेंथ ही है, डिस्टेंस ही है, 2 पॉइंट के दरमियान का ब्रेथ या हाइट, तो इन दोनों को भी हम लेंथ लिख सकते हैं। और आपको पता है लेंथ की जो यूनिट है वो मीटर होती है, तो मीटर 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 इट्स बिकम मीटर क्यूब। तो ऐसा ही यूनिट मीटर क्यूब है, तो उसकी क्वांटिटी बन गई वॉल्यूम। और ये जो टाइप है वो टाइप आ जाएगी इसमें ड्राइव क्वांटिटी में, क्योंकि वॉल्यूम को हम इन टर्म्स ऑफ बेस, ये सारी तीनों जो है वो बेस क्वांटिटी है। बेसिकली हम दोनों को, बाकी दोनों को, ब्रेथ और हाइट को लेंथ ही लिख रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इस वॉल्यूम को इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो टाइप यहाँ पर आ जाएगी ड्राइव। नेक्स्ट यूनिट जो कॉलम में गिवन है वो है आपके पास सेकंड, और ये बता रहे हैं कि बेस क्वांटिटी है। तो यूनिट सेकंड हो और टाइप बेस क्वांटिटी, आपको ये कॉलम बल्कि बुक में गिवन है और ये याद भी, क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो आपको पता है टाइम की यूनिट होती है सेकंड और टाइम बेस क्वांटिटी भी है, तो आप इसकी फिजिकल क्वांटिटी क्या बन जाएगी, टाइम। नेक्स्ट जो है वो है टेम्परेचर। फिजिकल क्वांटिटी की कॉलम में लिखा हुआ है टेम्परेचर, बाकी टाइप बेस है और टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो होती है केल्विन। तो हम इसको के से शो करें। फिजिकल क्वांटिटी मिसिंग है, ऐसा यूनिट गिवन है न्यूटन। तो न्यूटन बेसिकली जो यूनिट होती है वो फोर्स की होती है, तो आप फिजिकल क्वांटिटी में लिख देंगे फोर्स। और टाइप जो है फोर्स को आप क्या होता है कि फोर्स इज इक्वल टू एम ए फोर्स, न्यूटन सेकेंड, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। मास को जब आप मल्टीप्लाई करवा देते हैं एक्सेलरेशन से, तो इट्स बिकम फोर्स। तो फोर्स को भी आप इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी एक्सप्रेस कर पा रहे हैं मास में, और एक्सेलरेशन तो खुद एक ड्राइव क्वांटिटी है। तो फोर्स को आप इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी एक्सप्रेस कर पाए, तो फोर्स क्या बन जाएगी आपके पास, ड्राइव क्वांटिटी। नेक्स्ट डेंसिटी, इसकी यूनिट गिवन है क्वांटिटी, आपके पास डेंसिटी है, यूनिट गिवन है केजी पर मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब, केजी जो यूनिट होती है वो होती है मास की, और मीटर क्यूब अभी हमने देखा है वॉल्यूम। तो डेंसिटी जो है वो आपके पास मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होती है। तो इस डेंसिटी को भी हम इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी, और वॉल्यूम तो है ड्राइव क्वांटिटी, तो ये क्या बन जाएगी आपके पास, ड्राइव क्वांटिटी। लास्ट वाली जो क्वांटिटी वो है एक्सेलरेशन। हमने इसकी यूनिट लिखनी है और टाइप बतानी है। तो एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन होती है पहले वो देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन इज़ द चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इज़ इटसेल्फ डिस्टेंस कवर या डिस्प्लेसमेंट कवर ऑफ बॉडी इन यूनिट टाइम। तो मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट सेल्फ क्या होती है, सेकेंड। तो आपके पास यहाँ से यूनिट जो आ जाएगी वो आ जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप इसको लिख लें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्मॉल एस है। तो एक्सेलरेशन यूनिट हो गई आपके पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये बेस क्वांटिटी है, ड्राइव क्वांटिटी है, तो आपको ये दिख भी रहा है कि टाइम जो है वो आपके पास बेस क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन को आप इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं, और वेलोसिटी तो है ही ड्राइव क्वांटिटी। तो ये बन जाएगी आपके पास ड्राइव। टाइप जो बन जाएगी वो हो जाएगी ड्राइव क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास कि कन्वर्ट द फॉलोइंग वैल्यूज़। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ आपको गिवन है, उसको अकॉर्डिंग टू दिस यूनिट्स जो है वो उसको एक्सप्रेस करना है आपको। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है वो 230 सेंटीमीटर है, आपको उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो अगर आपको प्रीफिक्सेस याद हैं तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास
230 सेंटीमीटर ना, तो आपको जाना है मीटर में जाना है। तो मीटर तो है, आप मीटर लास्ट में है तो मीटर में वैसे ही रहने दें। अब सेंटी की जो वैल्यू होती है एक्सपोनेंशियल में, तो वो होती है आपके पास 10 की पावर -2। तो या आप ये कहते हैं कि सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, तो जस्ट आपने 100 से उसको डिवाइड करवा देना। तो ऐसे रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस अगर आपको प्रीफिक्सेस याद हैं तो एक्सपोनेंशियल आप बस उसकी जगह सेंटी की जगह सेंटी की वैल्यू लिखते, तो एक्सपोनेंशियल -2 एक्सपोनेंट -2। अब 230 है आगे तो 230 लिखते, बस सेंटी की जगह सेंटी की वैल्यू लिखकर इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दे, तो आपके पास जो आएगी वैल्यू वो आएगी 2.3। तो 230 सेंटीमीटर जो है वो 2.3 मीटर के बराबर है। नेक्स्ट है आपके पास 250 ग्राम, और इसको आपको केजी में कन्वर्ट करना है। तो आप बेसिकली ग्राम से केजी में जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करवा देते हैं। तो इसको प्रीफिक्सेस की टर्म आप किस तरीके से करेंगे सॉल्व। तो 250 ग्राम में से आपने जाना है किलोग्राम में, तो जी तो वैसी है कांस्टेंट है। अब यहाँ पे आपने केजी में जाना है ना, केजी में के स्टैंड फॉर किलो, तो किलो की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास एक्सपोनेंट 3। तो इसको कंपोजिट करने के लिए आपको जाहिर सी बात है 10 की पावर -3 से इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो 250 और एक्सपोनेंट -3 बेसिकली लिख दें आप, क्योंकि के +3 के बराबर होता है, तो आप इसको कंपोजिट करने के लिए -3 से, तो 250 एक्सपोनेंट -3 ये आ जाएगी आपके पास वैल्यू 0.25। तो 250 ग्राम जो है वो 0.25 केजी के बराबर है। अब हम चलते हैं पार्ट सी की जानिब। तो 0.5 सेकेंड आपको इसको कन्वर्ट करना है मिली सेकेंड में। तो आप ये करें 0.5 सेकेंड अपनी जगह पे, तो लास्ट अब मिली सेकेंड है ना, तो मिली सेकेंड लिख दें हम। मिली की जो वैल्यू होती है वो होती है एक्सपोनेंट -3। अब इसको कंपोजिट करने के लिए आपने मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 10 की पावर +3 से। तो जो भी वैल्यू है आपके पास 0.5, बस इसके आगे जस्ट आप मल्टीप्लाई करवा देंगे, लिख दें एक्सपोनेंट 3। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 0.5, और इसको आप 10 की पावर जब 3 से बेसिकली आप जब 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 500। पार्ट डी की तरफ चलते हैं, जो कि 0.8 मीटर है, और इसको मीटर से अपने जाना है मिलीमीटर में। तो 0.8 मीटर लिख दें यहाँ पे मिलीमीटर, और 0.8 भी लिख दें। अब मिली की जो वैल्यू होती है अभी हमने देखी कि वो होती है एक्सपोनेंट -3, तो जस्ट इसको भी आपने 1000 से मल्टीप्लाई करवाना है, मीन्स के एक्सपोनेंट 3। तो आगे लिख दें आप एक्सपोनेंट 3, और 0.8 को जस्ट आपने मल्टीप्लाई करवा देना 1000 से। तो 0.8 एक्सपोनेंट 3, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 800। तो 0.8 मीटर जो है वो 800 मिलीमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है आपके पास ई।
350 मिली सेकेंड, आपको मिली सेकेंड से जाना है सेकेंड में, तो सेकेंड लिखते हैं आप। अब 350 आगे 350 भी लिखते हैं, यहाँ पे भी 350। अब आपको पता है मिली की जो वैल्यू होती है वो होती है एक्सपोनेंट -3, तो जैसे आपने 350 को मल्टीप्लाई करवा देना एक्सपोनेंट -3 से, तो 350 के आगे आप लिख देंगे एक्सपोनेंट -3, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.35। 350 मिली सेकेंड बराबर होता है 0.35 सेकेंड के। पार्ट एफ में जो है वो ये 1.2 kg, 1.2 kg, आपको kg से जाना है ग्राम में, तो 1.2 अपनी जगह पे वैसे ही आप वैल्यू प्लेस कर दें। अब जो k है, k की जगह आपको पता है k प्रीफिक्स है, और k की जो वैल्यू होती है एक्सपोनेंट में वो होती है एक्सपोनेंट 3 + 3, तो जस्ट आपने 1.2 को मल्टीप्लाई करवा देना है एक्सपोनेंट 3 मीन्स के 1000, 1.2 को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे एक्सपोनेंट 3 से, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1200। अच्छा, जब आप वैल्यूज़ जो हैं, जो मैं कह रही हूँ 0.8 को मल्टीप्लाई करवा दें एक्सपोनेंट 3 से, तो बेसिकली जब आप इसको कैलकुलेटर में टाइप करेंगे ना, तो ये मल्टीप्लाई 0.8 के आगे अगर आप मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट 3 लिख देते हैं तो सिंटैक्स एरर आ जाए, क्या पता। तो आपने जस्ट डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई जब आप कैलकुलेटर में टाइप करें ना, पुट करें ना, तो फिर आप ये करेंगे 0.5 और जस्ट EXP या एक्सपोनेंशियल जो लिखा होता है मल्टीप्लाई बाई 10, तो वो अंडरस्टूड होता है कि 10 से पहले जो मल्टीप्लाई है, तो आपने ये बस ये करना 0.5 और EXP या मल्टीप्लाई बाई 10 या फिर EXP जो लिखा हुआ होता है, या इवन अगर E भी लिखा हुआ है, तो जस्ट आपने उस बटन को प्रेस करना है 0.5 के बाद, और फिर जो भी पावर होगी वो पुट कर देनी है। आपको स्पेशली मल्टीप्लाई के सिंबल प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है कैलकुलेटर में, तो फिर आंसर सही आएगा। अगर आप 0.5 या ऐसी कुछ वैल्यू के साथ अगर आप मल्टीप्लाई का सिंबल भी प्रेस कर देते तो फिर सिंटैक्स एरर हो सकता है आ जाए आपके पास। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एन इंजीनियर मेजर्स द विड्थ ऑफ द एल्युमिनियम शीट यूजिंग वर्नियर कैलिपर एज शोन इन फिगर 1.29। एक इंजीनियर है जो कि एल्युमिनियम शीट की जो विड्थ मेजर करता है बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर, जो कि यहाँ पर फिगर शो भी हुआ है। इसकी ये रीडिंग आ रही है विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। आपने पार्ट ए में ये मालूम करना है कि व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ द विड्थ ऑफ द एल्युमिनियम शीट। तो एल्युमिनियम शीट की जो विड्थ होगी उसकी क्या मेजरमेंट आएगी। तो बेसिकली ये वर्नियर कैलिपर है, तो वर्नियर कैलिपर पे आपके पास 2 स्केल है। ये वाला जो है वो मेन स्केल है, और ये जो मूविंग स्केल है जो उसके ऊपर मेन इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है बेसिकली, उसको आप कहते हैं वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल जो है वो आपका जो नॉर्मली होता है वो सेंटीमीटर में होता है और मिलीमीटर में भी होता है। तो यहाँ तो यूनिट यहाँ पे कहीं पे गिवन ही नहीं है, मेंशन ही नहीं है, तो हम इसको कंसीडर कर लेंगे कि ये जो मेन स्केल है वो सेंटीमीटर में, नॉर्मली सेंटीमीटर में होता है ये, और कभी कभार मिलीमीटर में भी होता है। और ये जो वर्नियर स्केल है तो बेसिकली ये जो है वो डिवीज़न होती है, इसकी डिवीज़न में ये है। तो उसकी रीडिंग किस तरीके से आप लेते हैं कि जो आपके पास पहले तो आपको देखना पड़ता है कि इसमें किसी किस्म का एरर तो मौजूद नहीं है, ज़ीरो एरर मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे तो एरर वगैरह कुछ मेंशन नहीं है, तो एरर को भी हम यहाँ पे निगलेक्ट करेंगे। जस्ट जो वैल्यू हमें दिख रही है बस उसके जो भी मेजरमेंट या जो भी रीडिंग लेनी है हमने इस फिगर के अकॉर्डिंग ही लेनी है। तो रीडिंग जो है वो आप इस तरीके से लेंगे, जो टोटल रीडिंग आएगी आपके पास
वो बराबर आ जाएगी मेन स्केल में जो भी रीडिंग होगी प्लस वर्नियर स्केल में जो भी रीडिंग होगी। तो मेन स्केल की रीडिंग आप किस तरीके से लेंगे कि वर्नियर स्केल के ज़ीरो से पहले मेन स्केल का जितना भी रीजन कवर होता है सब उसको कंसीडर करते हैं हम। तो ज़ीरो से यहाँ देखिए यहाँ पे ज़ीरो है वर्नियर स्केल का, तो ज़ीरो से पहले जो भी यूनिट उसमें कवर हो रही है, जो जितनी भी लकीरें जितनी भी डिवीज़न इसमें कवर हो रही है मेन स्केल में, वो पहले देख लेते हैं हम। तो ज़ीरो से पहले यहाँ पर 4 लिखा हुआ है और ज़ीरो से पहले यहाँ पर जो है वो एक लकीर के बाद 4 है और ज़ीरो जो है वो 4 और 3.9 हुआ ना। ये अगर 4 है तो 4 से थोड़ा सा पीछे आए एक लकीर, तो ये जो डिवीज़न है वो कहलाएगी 3.9 सेंटीमीटर। तो 4 और 3.9 सेंटीमीटर के बीच में कहीं वर्नियर स्केल का ज़ीरो है। तो मेन स्केल की रीडिंग जो होती है जितनी भी वैल्यू आ रही है बिफोर मेन स्केल, तो वर्नियर स्केल के ज़ीरो से पहले जो भी रीडिंग आ रही है मेन स्केल में, तो मेन स्केल में वर्नियर स्केल के ज़ीरो से पहले जो रीडिंग आ रही है वो है 3.9। तो मेन स्केल की रीडिंग हो जाएगी आपके पास 3.9। और वर्नियर स्केल की रीडिंग आप इस तरीके से देखेंगे कि जो डिवीज़न जो है वर्नियर स्केल का वो मेन स्केल की डिवीज़न के बिल्कुल बेस्ट मैच हो रहा है, एक्यूरेट कॉन्साइड कर रहा है बिल्कुल एक लाइन में जो आ रहा है। तो इसको हम 1 पढ़ते हैं, जैसे 0 है तो ये 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 इसको पढ़ेंगे, एक एक लकीर को एक ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम जो बेस्ट कॉन्साइड कर रहा है वर्नियर स्केल और मेन स्केल बिल्कुल एक सीधी लाइन पे आ रहा है, तो वो है आपके पास 1, जो कि 4 इसका जो 1 है वो 4 के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है, थोड़ा सा भी डिस्टेंस नज़र नहीं आ रहा आपको, बेस्ट कॉन्साइड कर रहा है। तो वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है वही 1 डिवीज़न। अच्छा ये तो 3.9 हो गया सेंटीमीटर में, जबकि वर्नियर स्केल तो डिवीज़न में, तो सेम यूनिट ही ऐड करते हैं हम। तो जब वर्नियर स्केल की रीडिंग आप कैसे निकालेंगे, जो भी कॉन्साइडिंग डिवीज़न होगा वर्नियर स्केल का मेन स्केल पर, उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे हम लीस्ट काउंट से ना। तो वर्नियर तो लीस्ट काउंट इसकी जो होती है वर्नियर स्केल की वो है 0.01 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने 3.9 को जो है वो सेंटीमीटर में कंसीडर किया हुआ है, तो लीस्ट काउंट भी हम सेंटीमीटर में ही देखेंगे। तो 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें 0.01 से, तो ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा और ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो जो टोटल रीडिंग होगी आपके पास वो आ जाए 3.9 अपनी जगह पे है, प्लस अपनी जगह पे बस 1 को आपने मल्टीप्लाई करवा देना 0.01 से, तो वही वैल्यू आ जाएगी 0.01। और बस आपने 0.01 को जो है वो ऐड करवा देना है 3.9, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.91 सेंटीमीटर। तो इसकी जो मेजरमेंट आई है पार्ट ए की वो आ जाएगी आपके पास 3.91 सेंटीमीटर। अच्छा विच गिव्स मोर, पार्ट बी में क्या कह रहे हैं, विच गिव्स मोर प्रिसाइज मेजरमेंट वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और मीटर रूल, इन तीनों में से कौन हमें सबसे प्रिसाइज मेजरमेंट लेकर देगा, सबसे एक्यूरेट मेजरमेंट लेकर देगा। तो वो आपके पास होगा स्क्रू गेज। मीटर रूल की जो जिसकी लीस्ट काउंट सबसे कम है ना, वो आपको ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट लेकर देगा। तो मीटर रूल की जो लीस्ट काउंट होती है वो होती है 0.1 सेंटीमीटर। स्क्रू वर्नियर कैलिपर की अभी हमने देखा जो लीस्ट काउंट होती है वो 0.01 सेंटीमीटर, और स्क्रू गेज जो है 0.001 सेंटीमीटर। तो बेसिकली ये पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेट मेजरमेंट प्रिसाइज मेजरमेंट देगा, ये पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक, और ये पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक जो है वो आपको एक्यूरेट वैल्यू देगा। तो ज़्यादा प्रिसाइज ये है, ज़्यादा बेहतर मेजरमेंट आपको ये लेकर देगा। तो स्क्रू गेज, इन तीनों में से स्क्रू गेज आपको सबसे ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट
प्रोवाइड करेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि है कि अ पेंडुलम स्विंग एज शोन इफ फिगर 1.30 फ्रॉम x टू y एंड बैक टू x अगेन। मेरे पास एक पेंडुलम है जो कि फिगर 1.30 में गिवन है। यहाँ पे जो हम पेंडुलम को स्विंग करवा रहे हैं x से y की तरफ, तो ये जो पेंडुलम है जब हम इसको इस मीन पोजीशन से हटा के एक्सट्रीम पोजीशन x पे लेकर आएंगे, तो यहाँ पर लाकर जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये वापस से अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाना चाहेगा। तो ये यहाँ से एक्सीड कर जाएगा, यहाँ पे रुकेगा नहीं, स्पीड गेन कर चुका होगा तो वह x से y पर आएगा, फिर y से x पर आएगा। तो इस तरीके से ये ऑसिलेट करेगा ये पेंडुलम। तो पार्ट 1 में कह रहे कि व्हाट वुड बी द मोस्ट एक्यूरेट वे ऑफ मेजरिंग टाइम फॉर वन ऑसिलेशन विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉप वॉच। तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट तरीका क्या होगा, सबसे मुनासिब तरीका क्या होगा कि हम एक ऑसिलेशन के लिए टाइम मेजर करने का, और हम जो ये टाइम की जो मेजरमेंट ले रहे हैं वो विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच ले रहे हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पर इस पेंडुलम को यहाँ से उठाकर यहाँ पे एक्स पोजीशन पर लाकर छोड़ना ना, तो छोड़ेंगे जैसे ही वैसे स्टॉप वॉच ऑन कर देंगे तो ये एक्स से वाई की तरफ जाएगा, फिर वापस से एक्स की तरफ जाएगा। तो ये एक टाइम पीरियड हो जाएगा, मतलब यहाँ पर एक ऑसिलेशन के लिए मुकम्मल एक्स से छोड़ा हमने, फिर वापस ये वाई से होते हुए एक्स पर आ गया, तो मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया ना। तो इस ऑसिलेशन के लिए हमने इस वन ऑसिलेशन के लिए हमने टाइम मेजरमेंट करनी है। तो सबसे यहाँ पर जो डी तक जो गिवन है आपके पास ऑप्शन में से कौन सा राइट ऑप्शन है वो हमें बताना है। तो पार्ट वो ऑप्शन ए कह रहे हैं कि रिकॉर्ड टाइम फॉर 10 ऑसिलेशन एंड मल्टीप्लाई बाई 10। इसमें कह रहे हैं कि आप पहले 10 ऑसिलेशन के लिए टाइम रिकॉर्ड करें, फिर इसको मल्टीप्लाई करवा दें 10 से। तो ये तो और ज़्यादा मल्टीपल्स हो जाएगा ना, हमने तो 1 ऑसिलेशन के लिए निकालना है, और 10 ऑसिलेशन है 10 को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो और डबल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन तो ठीक नहीं है। पार्ट बी में कह रहे हैं कि रिकॉर्ड टाइम फॉर 10 ऑसिलेशन एंड डिवाइड बाई 10। आपने सबसे पहले 10 ऑसिलेशन के लिए, मतलब इसी तरीके से आपने 10 ऑसिलेशन कंप्लीट करनी है, जैसे एक्स से वाई फिर वाई से एक्स एक ऑसिलेशन, फिर इसी तरीके से आपने 10 ऑसिलेशन के लिए टाइम रिकॉर्ड मतलब 10 ऑसिलेशन कितने टाइम में कवर हो रहा है वो पहले देखना है, फिर आपने उसको 10 से डिवाइड करवा देना है। तो आपको ये कुछ सेंस बन रहा है कि 10 ऑसिलेशन है और उसको फिर आप 10 से डिवाइड करवा देंगे तो आपके पास टाइम आ जाएगा फॉर 1 ऑसिलेशन। तो ये कुछ सेंस बन रहा है आपके पास, हो सकता है ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट तरीका हो। पार्ट सी भी देख लेते हैं। रिकॉर्ड टाइम फॉर 1 ऑसिलेशन, आपने सिर्फ 1 ऑसिलेशन के लिए टाइम रिकॉर्ड करना है। तो हो सकता है इसमें से आपके पास जो है वो इतनी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू ना आए, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन सिर्फ 1 है। तो जितनी ज़्यादा आपके पास ऑब्जर्वेशंस होगी उतनी ज़्यादा वैल्यू जो होती है प्रिसाइज एक्यूरेट आ रही होती है। तो ये तो तरीका ठीक नहीं लग रहा। तो इसको क्रॉस रिकॉर्ड टाइम फॉर एक्स टू वाई एंड डबल इट। आपने क्या करना है, एक्स से वाई तक जो टाइम लग रहा है उसको रिकॉर्ड करना है और फिर इसको डबल कर देना है। तो ये भी तरीका सही नहीं है, क्योंकि अब एक्स पे जाके दोबारा से एक्स पे जाके वाई पे जा रहा है, फिर वाई से एक्स पे आ रहा है ना, तो फिर ये तो सही नहीं हुआ ना। हमने डबल करने का मकसद है कि हम हाफ जर्नी को और रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये भी तरीका सही नहीं है। आपके पास जो बेस्ट तरीका वो यही है कि आप पहले 10 ऑसिलेशन के लिए जो है वो टाइम निकालें, फिर उसको 10 से डिवाइड करवा दें, तो आपके पास 1 ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड। इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी ज़्यादा हो जाएंगी, मीन्स कि ऑसिलेशन भी आप ज़्यादा देख रहे हैं, सिर्फ 1 ऑसिलेशन के लिए नहीं देख रहे। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट है। पार्ट 2 में कह रहे सजेस्ट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम पीरियड मोर एक्यूरेटली। आपने अगर टाइम पीरियड को मेजर करना है तो सबसे बेस्ट तरीका किस इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आप इसको मेजर करेंगे तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू आएगी। तो आप इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे वो आप लाइट गेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी लाइट गेट्स को आप फोटो गेट्स भी कह सकते हैं। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है
बेसिकली हम स्टॉप वॉच वगैरह जो यूज़ कर रहे होते हैं उसमें ह्यूमन रिएक्शन भी आ जाता है, मतलब हम किस तरीके से रिएक्ट कर रहे होते हैं, रिएक्ट कितनी जल्दी हम करेंगे। तो रिएक्ट करने में भी हम जो है वो 0.3 से अप्रॉक्सीमेटली 0.5 सेकेंड रिएक्शन ह्यूमन रिएक्शन टाइम होता है। तो लाइट गेट्स या फोटो गेट्स इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये होगा कि इसमें ह्यूमन रिएक्शन जो है वो जो एरर थोड़ा बहुत आ रहा होगा वो भी नहीं आएगा। तो बेस्ट इंस्ट्रूमेंट यही है टाइम पीरियड को या टाइम को मेजर करने का, लाइट गेट्स या फोटो गेट्स। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि प्रीफिक्सेस से रिलेटेड है। राइट द करेक्ट प्रीफिक्स ऑफ नोशन। यहाँ पे कुछ आपके पास वैल्यूज़ गिवन है, उसको आपने प्रीफिक्स में इंडिकेट करना है। तो पार्ट ए में ये कह रहे कि यहाँ पे 75,000 आपके पास मीटर गिवन है, इसको आपने प्रीफिक्स में शो करना है। तो 750 यहाँ पे गिवन है, मींस कि हमने जो है यहाँ पर डेसिमल प्लेस को जो है वो शिफ्ट किया है। तो डेसिमल प्लेस अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर लिखा हुआ 75,000 है, तो यहाँ पे कहीं पे आपको पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, डेसिमल नज़र नहीं आ रहा, तो आप इस सूरत में कंसिडर करें तो आपका जो पॉइंट है वो लास्ट में है। तो 750 लिखा हुआ है, तो आपने मतलब पॉइंट को आप यहाँ पर लेकर आए होंगे, यहाँ पर कहीं पर एक ज़ीरो के बाद, शुरू से एक ज़ीरो के बाद। तो यहाँ पे पहली दफ़ा आपने शिफ्ट किया है, किस तरफ आप शिफ्ट कर रहे हैं, लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ ना। तो जब आप लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करते हैं पॉइंट को, तो वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आती है, 10 की पावर पॉजिटिव आती है। जैसे यहाँ पर अगर पॉइंट है, आप इसको अगर राइट तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो आपके पास 10 की जो पावर होती है वो नेगेटिव आती है। और अगर आप इस पॉइंट को अपने ये राइट तरफ शिफ्ट किया तो 10 की पावर नेगेटिव, अगर इस पॉइंट को लेफ़्ट की जानिब शिफ्ट किया है तो 10 की पावर पॉजिटिव आएगी। तो इसलिए यहाँ पे 10 की पावर पॉजिटिव है, एक बार शिफ्ट किया क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो 1 और 2, तो 750 एक्सपोनेंट 2 ना, तो एक्सपोनेंट 2 को आप जो है वो प्रीफिक्स में ये हेक्टो होता है, तो हेक्टो को आप इसका सिंबल जो होता है वो एच होता है। तो 750 हेक्टोमीटर, मीटर तो जो है लास्ट में वो वैसे ही रहेगा हेक्टोमीटर। तो हेक्टो यहाँ पे प्रीफिक्स आएगा। और पार्ट बी में 2 डिवाइडेड बाय 1000 सेकेंड ना, तो 2 को बस आपने डिवाइड करवा देना 1000 से। तो जब आप 2 को डिवाइड करवाएंगे 1000 से, ये करके देख लेते हैं। 2 डिवाइडेड बाई 1000 ना, तो सबसे पहले आप इसको शिफ्ट करवा देना। अभी ये 1000 है ना, तो पॉइंट यहाँ पर होगा, यहाँ पर कहीं पर होगा। तो 1 2 3, तो 2 एक्सपोनेंट जो है यहाँ 1 × 10 पावर जो है वो आ जाएगी आपके पास 3 ना, लेफ्ट तरफ शिफ्ट कर रहा है पॉजिटिव ही आएगी वैल्यू, तो 3। अब इसको आप अगर ऊपर लेकर चले जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो 1 नहीं होगा, यहाँ पर 2 होगा, सही है। ये थोड़ी सी मिस्टेक है क्योंकि हमने वैल्यू तो चेंज हम तो कर रहे नहीं है। तो जब आप 1000 जो है उसको आप प्रीफिक्स में चेंज करेंगे, 2 को तो आप कर नहीं सकते क्योंकि 2 के आगे आपके पास 0 तो नहीं लगा हुआ, तो डिवाइड में ही आपके पास 0 है, तो मतलब यहाँ पर कहीं पर पॉइंट है। तो हमने सबसे पहले पॉइंट को शिफ्ट किया, तो 3 दफ़ा जो है वो शिफ्ट किया है, तो पावर आपके पास आ गई +3। तो बेसिकली यहाँ पर 2 ही होना चाहिए, 1 नहीं होगा, 2। अब +3 जो है ना वो उसको ऊपर लेकर जाएंगे आप न्यूमरेटर में, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 × -3, सही है। अब आपको पता है एक्सपोनेंट -3 जो है वो मिली के बराबर होता है, तो 2 मिली सेकेंड। अच्छा HEC वो SEC लिखा हुआ है, लेकिन जिसका सिंबल होता है सेकेंड का वो सिर्फ स्मॉल s ही होता है, तो आप स्मॉल s भी यहाँ पे लिख सकते हैं, मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड। अच्छा, आपको इसमें भी इसी तरीके से करना है कि 1 है, पार्ट सी यहाँ कर लेते हैं सॉल्व।
तो 1 अपनी जगह पे वैसे ही रहेगा। अब आपने इसको डिवाइड करवा देना है ना, कितने ज़ीरो है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो है, 6 ज़ीरो है, ठीक है। अब डेसिमल पॉइंट यहाँ पर कहीं पर होगा, तो आपने इसको शिफ्ट करना है, 6 ज़ीरो तक शिफ्ट करेंगे तो जो टेंस की पावर है वो आपके पास आ जाएगी 6 के लेफ़्ट की जाने भी शिफ्ट कर रहे हैं आप पॉइंट को, यहाँ पर लेकर आएंगे तो पावर क्या आ जाएगी आपके पास 6। अब इस एक्सपोनेंट 6 को अगर आप ऊपर लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो 1 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट -6। अब एक्सपोनेंट -6 जो है वो आपके पास उसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास माइक्रो है ना, बेसिकली प्रीफिक्स है एक्सपोनेंट -6, वो प्रीफिक्स में आप क्या लिखते हैं, माइक्रो। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 1 माइक्रोग्राम। माइक्रो का सिंबल होता है म्यू। अब अगर आप लास्ट वाले को देखें डी को, तो पॉइंट आपको कहीं पर नज़र नहीं आ रहा, मतलब पॉइंट यहाँ पर लास्ट में है। तो आपने पॉइंट को एक तरफ शिफ्ट यहाँ पे एक दफ़ा शिफ्ट किया तो +1 +2 +3 +4 +5 +6 7 8 9, ठीक है। तो 9 दफ़ा आपने इसको शिफ्ट किया तो पावर आ जाएगी आपके पास टेंस की पावर +9 ना। तो टेंस की पावर 1 × 10⁻9, तो टेंस की पावर 9 की जो वैल्यू होती है वो होती है गीगा, कैपिटल G प्रीफिक्स में। तो आप 1 गीगा मीटर में लिख सकते हैं इसको। तो ये हमने प्रीफिक्स में चेंज कर दिया। पहले वाले के लिए प्रीफिक्स आया आपके पास हेक्टो, दूसरे के लिए मिली, तीसरे के लिए माइक्रो और लास्ट वाले के लिए गीगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि है कि साइंटिफिक नोटेशन है बेसिकली ये। तो साइंटिफिक नोटेशन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या होता है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन इज़ जस्ट एन ईजियर वे टू रिप्रेजेंट अ वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर। मतलब अगर हमारे पास कोई भी बहुत ज़्यादा स्मॉल या कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो, अगर उसको हम आसानी तरीके से लिख पाएँ तो वो जो नोटेशन होती है वो होती है साइंटिफिक नोटेशन। जैसे हम फिज़िक्स वगैरह में बहुत सारे नंबर्स ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, तो उसको अगर हम कम वक्त में और कम स्पेस में अगर हम लिखना चाहें तो बेसिकली हम साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास 2 फॉर्म्स हैं, देयर आर 2 डिफरेंट फॉर्म्स to represent a number. First one is standard form, or the second one is scientific notation. स्टैंडर्ड फॉर्म को आप एक्सपेंडेड फॉर्म भी कह सकते हैं। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, या फिर जो नॉर्मली जो नंबर ओरिजिनल नंबर जैसे लिखा हुआ होता है अगर वो वैसे ही लिखा हुआ है तो मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे ये ना 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू दिस, तो ये जो लिखा हुआ है ना ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। तो बेसिकली ओरिजिनल नंबर ही लिखा हुआ है और आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी दिख रहा है, तो इस फॉर्म को आप कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जो दूसरी जो फॉर्म है वो है साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली ये कंडेंस फॉर्म है। कंडेंस फॉर्म है किसी भी नंबर का। तो अगर इसको लिखने का एक तरीका है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक नॉन ज़ीरो नंबर लिखते हैं डेसिमल से पहले। तो यहाँ पे अगर हम एक डेसिमल कंसीडर कर रहे हैं, पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, तो इससे पहले हमने कोई भी एक नॉन ज़ीरो नंबर लिखना होता है। अब वो ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4। तो हम यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं यहाँ पे 3, तो ये नॉन ज़ीरो नंबर है। उसके बाद पॉइंट के बाद जो है हम एक या एक से ज़्यादा डिजिट कंसीडर करते हैं। ये 0 भी हो सकता है पॉइंट के बाद और 0 नहीं भी हो सकता है। तो अगर हमने 2 4 0 कंसीडर कर लिया पॉइंट के बाद एक या एक से ज़्यादा डिजिट, अब उसके बाद हमने लिखना होता है इंटू 10 टू पावर। अब 10 की पावर फॉर एग्जांपल नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर 5 4 6 -3 2 इस तरीके से हो सकती है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन है।
तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो कि कह रहे कि राइट वैल्यूज़ इन स्टैंडर्ड एंड साइंटिफिक नोटेशन। तो यहाँ पर जो भी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में हुई तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख देंगे, और जो नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। अगर इन दोनों में से कोई सा भी किसी में भी नहीं लिखा हुआ तो हम उस नंबर को इन दोनों में रिप्रेजेंट कर देंगे। पार्ट ए जो है वो आपके पास है, द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ r इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो सबसे पहले हम एंगस्ट्रॉम की जगह एक्सट्रॉम की वैल्यू लिख देते हैं। तो 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो बेसिकली आपके पास 1 × 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम। तो 0.53 की जगह आप × 10⁻⁻10 भी लिख सकते हैं, 1 लिखे ना लिखे बराबर ही होगा। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं 0.53 एंगस्ट्रॉम की जगह एंगस्ट्रॉम की वैल्यू लिख देते हैं (-10 मीटर ना। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में भी नहीं है और ना ही ये स्टैंडर्ड है एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो इसको हम दोनों तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, पहले लिख लेते हैं तो लिखना आसान रहेगा आपके पास। अच्छा, इसमें जो है वो अगर आप पॉइंट को जो है वो लेफ़्ट तरफ शिफ्ट करेंगे, अगर आप इस पॉइंट को लेफ़्ट की जानिब शिफ्ट करना है तो पावर आपके पास आ जाएगी पॉजिटिव। अगर आपको इसको राइट की जानिब शिफ्ट करना है तो पावर आपके पास आ जाएगी नेगेटिव। तो हमने साइंटिफिक नोटेशन में अभी देखा है कि पॉइंट से जो पहले है वो एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए, नॉन ज़ीरो डिजिट। तो अभी यहाँ पर जो पॉइंट से पहले वो है 0 लिखा हुआ है ना, तो हमने क्या करना है, इस पॉइंट को 5 के बाद शिफ्ट कर देना है। तो जैसे हम इस पॉइंट को एक दफ़ा शिफ्ट करेंगे तो पावर आ जाएगी आपके पास। जैसे अभी हमने किया तो 5.3 टेंस की पावर तो लिखी भी आपके पास -10, लेकिन मज़ीद टेंस की पावर आपके पास आ जाएगी -1। तो बेस सेम है इंटू टेंस तो बेस सेम है, पावर ऐड होके आपके पास। अब इसको किस तरीके लिख सकते हैं, 5.3 × 10⁻11 मीटर। तो ये आपके पास हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। अब हम इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि जस्ट आप ये -10 है ना, तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में जाने का ये तरीका है कि अगर पावर जो है वो आपके पास टेंस की पावर अगर नेगेटिव है तो आप जो है वो मूव करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ, ठीक है। और अगर पावर आपके पास पॉजिटिव है तो आप मूव करेंगे राइट हैंड साइड की तरफ। तो अभी आपके पास पावर जो है वो नेगेटिव है तो आप मूव करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ ना। पहले लिख लेते हैं नंबर 0.53। अब इसको 10 दफ़ा शिफ्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पॉइंट इधर, और इससे पहले आपने 0 लगा देना है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 और पॉइंट से पहले एक 0, ठीक है। तो अब आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म या फिर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको किस तरीके से लिखेंगे, 0.0000 कितनी दफ़ा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 3। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये आपके पास की जो है वो एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई, या आप इसको कह सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अब हमने चलना है पार्ट बी की तरफ। 1 लाइट ईयर इज़ दिस मीटर। अब आपको ये दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा ये बड़ी वैल्यू है और एक्सपेंडेड फॉर्म में है, तो अब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे जस्ट साइंटिफिक नोटेशन में ना। तो पॉइंट यहाँ पर कहीं पर आपको नज़र नहीं आया तो हम कंसिडर कर लेते हैं पॉइंट जो इसके लास्ट में है। तो हम किस तरफ जा रहे, शिफ्ट हो रहे हैं लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ, तो पावर जो है आपके पास वो पॉजिटिव आएगी टेंस की।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2.628। अब लास्ट में 0 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते तो मैं लिख ही लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इंटू 10 टू पावर 12, तो टाइम्स शिफ्ट किया था, 10 की पावर क्या हो गई 12, और लेफ़्ट तरफ शिफ्ट किया तो पावर क्या आ जाएगी पॉजिटिव, और आगे मीटर लगा देंगे। तो ये इस एक्सपेंडेड फॉर्म से हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब जो पार्ट सी है वो है वैक्यूम प्रेशर 2.7 इंटू 10 टू पावर -4 टॉर। ये प्रेशर गिवन है आपको। अब ये जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है, आपको इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले टेंस की पावर देखनी पड़ेगी। तो टेंस की जो पावर है वो आपके पास है माइनस में -4 है ना, तो मतलब आप मूव करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ। अगर पावर नेगेटिव तो लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे, और पॉजिटिव है तो फिर राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे। तो पहले ये यहाँ पर रफ में साइड में कॉर्नर पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 2.7 टेंस की पावर जो है -4 है, तो हम ये इधर शिफ्ट करें 4 टाइम्स करेंगे, 1 2 3 4। तो पॉइंट जो है वो आपके पास यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा। उसके बाद 1 0 2 0 3 0। अच्छा, पॉइंट से पहले ऑलरेडी 0 रहता, पॉइंट से पहले कुछ नहीं मतलब 0 है ना। तो अब आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं 0.00027 टॉर। आगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे 0.00027 और आगे टॉर। अच्छा, इस वीडियो में हमने जो चैप्टर 1 के 1 से 7 तक के स्ट्रक्चर क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आपके पास 8 से 11 तक वो सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।